then in 12 years, and in 2011 the population was 7 billion, and it take only 12 years. So what is happening? Population is increasing at an accelerated rate. Okay, why is world population increasing so fast, and what will happen in the future? These are the two questions which demographers are concerned about. Okay, the global population growth is driven by developing countries. Okay, if you look at this chart, the dark red is developed and the light pink color is developing world. Okay, the dark red color is constant more or less over the years, over the last 1 century, but the developing world, the population is increasing as the time goes by. Top 10 countries with highest population, and as you can see, Pakistan is at the 5th number. So Pakistan is among the top 10 countries of the highest population. So it means that we have a very large number of population in this country. Okay, so what is demography? Demography is the scientific study of human population, which focuses on size of population, means how many people are residing in the country, structure of population or composition of population, population बनी हुई किस चीज की है, obviously इसमें कुछ age groups हैं, कुछ gender distribution है. Okay, this distribution in space means distribution in throughout the geography and change in population. Change in population का मतलब ये होता है कि कितनी माइनस हो रही है पॉपुलेशन, कितनी ऐड हो रही है, कितने यंग हैं, ओवर द ईयर कितने ओल्ड एज हो रहे हैं, ये सब चेंजेस इन पॉपुलेशन है. ओके, प्रोसेसेस जो पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी. सोशल लेवल पे लो सोशियो इकोनॉमिक, मिडिल एंड हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे लोग मोबाइल होते हैं. माइग्रेशन पाकिस्तान में इन माइग्रेशन भी बहुत है और आउट माइग्रेशन भी बहुत है. Okay, planners are very interested on the perspective of how the population change influence the demand for infrastructure and public health. पता है हमें कि जब population बढ़ती है तो हमें public services ज़्यादा चाहिए, means कि housing चाहिए, universities and colleges चाहिए, hospitals चाहिए, and how the population change impact the environment. Environment पे क्या फर्क पड़ता है? Population increase होती है तो हमारी जो natural environment है उसको हम हटा के अपनी हाउसिंग, रोड्स, यूनिवर्सिटीज ये सब बनाना शुरू कर देते हैं, तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है पॉपुलेशन का. ओके, एंड हाउ डू पॉपुलेशन चेंज इन्फ्लुएंस चेंज इन द लैंड यूज. लैंड फिर ज्यादा हमें चाहिए होता है. आप सबने ये एविडेंस किया होगा कि जो सिटीज हैं वो एक्सपेंड होती चली जा रही है. जो पहले सब अर्बन एरियाज थे अब वो सिटी के अंदर है, तो जो पहले जगहें यूज नहीं हो रही थी अब वो रहने के लिए यूज होती है. ओके, ये पाकिस्तान का पॉपुलेशन साइज है. साइज का मतलब है नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन ज्योग्राफी एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम. फॉर एग्जांपल 2020 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दैट इज 207 मिलियन पॉपुलेशन. ठीक है. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन ऑफ पीपल अक्रॉस द ज्योग्राफी. मेजर शिफ्ट पॉपुलेशन में होती है कंसंट्रेशन एंड डीकंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन होती है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. अगर पॉपुलेशन मूव करे तो ये कंसंट्रेशन है, और मूवमेंट फ्रॉम सेंट्रल सिटीज टू सब अर्बन एरियाज या रूरल एरिया इज डीकंसंट्रेशन. डीकंसंट्रेशन पाकिस्तान में बहुत कम है क्योंकि हमारे यहाँ लोग यूजुअली अर्बन एरियाज की तरफ आ रहे होते हैं फॉर द रीजंस ऑफ एजुकेशन या जॉब्स. ओके, ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन है. 50% पॉपुलेशन नाउ रिजाइड्स इन टाउन्स. और टाउन्स की डेफिनेशन ये है कि वो इलाके जहाँ पे 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है वो टाउन्स कहलाते हैं, और उनमें 50% पॉपुलेशन है. हमारी मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक पॉपुलेशन है. ओके, कुछ कंट्रीज में 20th सेंचुरी में एक फिनोमेना हुआ एजिंग पॉपुलेशन, यानी उनके यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई, और इसी तरह राइज इन वुमेन हुआ. यूनाइटेड स्टेट फॉर एग्जांपल मल्टी एथनिक पॉपुलेशन है, बहुत सारी रेसेस वहाँ रह रही होती हैं. सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, ये सारा डेटा हमें मिला कहाँ से? द फर्स्ट सोर्स इज सेंसस. डेमोग्राफिक सर्वेज होते हैं, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल नादरा के पास डेटा है बर्थ का, डेथ्स का, मैरिजेस का, माइग्रेशन का. पॉपुलेशन रजिस्टर्स होते हैं, कुछ हमारे रजिस्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, कुछ रजिस्टर्स इसके अलावा पुलिस रजिस्टर्स हैं, सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर्स हैं. तो यहाँ से हमें ये सारा डेटा मिलता है. ओके, सेंसस ये होता है कि हर पर्सन इन द कंट्री, एवरी पर्सन इन द कंट्री इज काउंटेड. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डेटा for a specific time from all persons in the country. सही है. हर बंदा इसमें काउंट होता है. दो टाइप की होती है, de facto and de jure. De facto means counting a person at a place at the time of census.
जहां सेंसस शुरू हुआ और वो जहां रह रहा है वहीं पे काउंट हो जाएगा। डिजोर, काउंटिंग अ पर्सन एट हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। फॉर एग्जांपल कराची में लोग रह रहे हैं लेकिन हैं एक्चुअली किसी और सिटी के, तो डिजोर में वो उस सिटी में काउंट होंगे, कराची में नहीं होंगे। तो जो पाकिस्तान का सेंसस है ना, उसमें ये दोनों चीजें ये देख रहे होते हैं, डिफेक्टो भी और डिजोर भी। ओके, पाकिस्तान अच्छा मेथोडोलॉजी 3 होती है सेंसस की, प्री इन्यूमरेशन एक्टिविटीज, इन्यूमरेशन एक्टिविटीज एंड पोस्ट इन्यूमरेशन एक्टिविटीज। इन्यूमरेशन है काउंटिंग, तो प्री इन्यूमरेशन मींस काउंटिंग से पहले, पोस्ट इन्यूमरेशन मींस काउंटिंग के बाद। ठीक है, तो ये इसकी 3 मेन पॉइंट्स हैं सेंसस के। फर्स्ट सेंसस 1979 में यूएसए में हुआ, सब कॉन्टिनेंट में 1881 में हुआ जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, और पाकिस्तान का पहला सेंसस 1951 में हुआ, पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद। अब तक हमारे यहाँ ये सारे सेंसस हुए हैं, 51, 61, 72, 81, 98 एंड 2017। ओके, द 1971 सेंसस वाज डिलेड 1 ईयर ड्यू टू वॉर विद इंडिया। अच्छा वकास, मुझे आप 5 मिनट का ब्रेक दे, मैं आ रही हूँ। ओके अच्छा एक्सक्यूज मी बच्चों। ओके, मूविंग बैक। सेंसस आर अकर्ड एवरी 10 ईयर्स। यूजुअली हर कंट्री में एवरी 10 ईयर सेंसस होते हैं।
पहला सेंसस हमारा 1951 में हुआ, उसके 10 इयर्स बाद हमारा दूसरा सेंसस 1961 में हुआ। आइडियली इसको 71 में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वॉर हुई 71 में तो ये ईयर डिले हो गया। उसके बाद 81 में हुआ, 1991 में होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इश्यूज ये अगेन लेट हुआ और इसको 10 इयर्स के बजाय ये 17 इयर्स में हुआ। और इसी तरह जो हमारा लास्ट सेंसस दैट इज वाज इन 2017, और इसी में हमें पता चला कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दैट इज 207 मिलियन। सो वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, ये पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस होती हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज लगते हैं इन प्रोजेक्शंस को बनाने के लिए। लाइक इन 1960 हमारी पॉपुलेशन थी 50 मिलियन, क्लोज टू 50 मिलियन, पूरी एग्जैक्टली 50 मिलियन नहीं है अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं तो। ओके, 2020 में ये 200 से ऊपर है, लेकिन प्रोजेक्शन ये है, ये मेरे पास जूम स्क्रीन है यहाँ पे। ओके, प्रोजेक्शन ये है कि 2030 तक ये ऑलमोस्ट 240 मिलियन हो जाएगी। ये प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। जब हम आपको डेमोग्राफी फर्दर लेक्चर्स लेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये फॉर्मूलाज क्या हैं। ओके, कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं डेमोग्राफी के, उसमें कुछ हमारी कैलकुलेशंस होती हैं और उन कैलकुलेशन की बेस पे ये सारी चीजें बन रही होती हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज बर्थ रेट। बर्थ रेट किसी कंट्री का कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला न्यूमरेटर है बर्थ इन दैट ईयर। फॉर एग्जांपल 2020 में कितनी बर्थ हुई? टोटल बर्थ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। ओके, मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन मिड ऑफ द ईयर में कंट्री की, दैट इज मिड ईयर। ये मुश्किल है बहुत कैलकुलेट करना। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम पॉपुलेशन ले लें ऑन द 1 जुलाई। 1 जुलाई का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल 2020 का मैं बर्थ रेट कैलकुलेट कर रही हूँ पाकिस्तान का, तो जो बर्थ हुई है 2020 में वो मेरा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में मेरा पाकिस्तान की वो पॉपुलेशन जो 1 जुलाई को है। अच्छा, अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है तो हम क्या तरीका करते हैं, हम दिसंबर की पॉपुलेशन और जनवरी की पॉपुलेशन को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमें एक एवरेज पॉपुलेशन मिल जाती है, मिड ईयर पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल 2020 की 1 जनवरी को जो पॉपुलेशन है और 2020 की जो 31 दिसंबर को पॉपुलेशन होगी, उन दोनों को एडअप करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो वो एक एवरेज पॉपुलेशन आ जाती है। तो ये बर्थ रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज पर 1000 पर ईयर। तो इसका मतलब ये है कि बर्थ इन दैट ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। फॉर एग्जांपल ये आता है 4, इसका मतलब ये है कि 4 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन 2020। सही है, ये बात समझ आई? पर 1000 पॉपुलेशन पे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये पर ईयर होती है। ओके, सिमिलरली डेथ रेट्स कैलकुलेशन होती है, नंबर ऑफ डेथ्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल 2019 का डेथ रेट अगर मैं पाकिस्तान का कैलकुलेट करूं तो मुझे 2019 की सारी डेथ्स पता हो कि पाकिस्तान में इतनी डेथ्स हुई है 2019 में, और ये डेटा हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें यूजुअली नादरा से मिलता है। नादरा के पास डेथ सर्टिफिकेट्स रजिस्टर हो रहे होते हैं हर आदमी के। सही है, जो भी डेथ्स हो रही होती है वो सारी नादरा में रजिस्टर हो रही होती है। तो नंबर ऑफ डेथ्स इन 2019 मेरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है मेरा 2019 की मिड ईयर पॉपुलेशन। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। इट मींस कि अगर ये मेरा 5 है तो इट मींस 5 डेथ्स पर 100,000 पॉपुलेशन इन 2019 इन पाकिस्तान। ओके, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है आप लोगों को आना। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ गिवन एज इज द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स which a person of that age may expect to live according to the mortality pattern prevalent in that country। सही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ निकलती है कि जो लोग भी पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में वो कितने साल एक्सपेक्टेड है ऑन एवरेज कि वो जिएंगे, दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकलती है अकॉर्डिंग टू मोर्टेलिटी पैटर्न ऑफ द होल कंट्री। जो कंट्री का मोर्टेलिटी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकलती है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 5 इयर्स है। फॉर एग्जांपल कोई अब 5 साल का बच्चा हो गया है तो अब वो कितने साल जिएगा? ठीक है, तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी माइनस हो जाएगी। अब वो इन्फेंट से निकल आया ना, इन्फेंट एज से, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी इसमें से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। ओके, इसी तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 15 इयर्स। अब 15 इयर्स के जो लोग हैं
जिनकी एज है उन 15 ईयर्स, वो अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, ठीक है। तो हर एज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट है क्योंकि उनके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट है, उस एज ग्रुप में मोर्टेलिटी डिफरेंट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारे यहाँ ज्यादा है, तो जब एक बच्चा 5 साल की एज तक पहुंच जाता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूजुअली थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, फर्टिलिटी रेट कैलकुलेशन। फर्टिलिटी रेट इन अ गिवन ईयर is number of live births in that year divided by number of women in reproductive age। सही है, क्योंकि फर्टिलिटी यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन में होती है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टिल बर्थ्स, IUDR, इंट्रायूट्राइन डेथ्स, ये सब माइनस हो जाएंगे। जो लाइव बर्थ्स हुई है एक्चुअली वही न्यूमरेटर है, इररिस्पेक्टिव कि वो जो नंबर ऑफ जो लाइव बर्थ हुई है वो अगले दिन डेथ हो गई, एक हफ्ते बाद डेथ हो गई, एक महीने बाद डेथ हो गई, लेकिन बॉर्न वो लाइव हुआ है, जो वो इंडिविजुअल लाइव बॉर्न हुआ है, तो ये हमारा न्यूमरेटर है। और इसमें डिनोमिनेटर है वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज पाकिस्तान में या ओवरऑल इंटरनेशनली 15 ईयर से 49 ईयर्स की एज तक वो रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1000, इट मींस कि अगर फ्री है फर्टिलिटी रेट, फ्री लाइव बर्थ पर 1000 रिप्रोडक्टिव एज वुमेन इन अ ईयर, ये इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। ओके, मूविंग टू द सेक्स रेशियो। ये सारे पैरामीटर्स है ना, ये हमें डेमोग्राफी में यूज होते हैं। डेमोग्राफी एक्चुअली पॉपुलेशन की स्टडी है, उनका स्ट्रक्चर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका नंबर, उनका साइज, कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन का। फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा कॉम्पोजिशन क्या है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं, ब्लड है, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सारा हमारी सब चीजों ने मिलकर हमारी बॉडी को एक शेप दी है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दिया है। इसी तरह जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है, पॉपुलेशन किस पे कंप्राइज की गई है, तो उसमें पीपल हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, पीपल ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, पीपल ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो ये सारा हमारा डेमोग्राफी है, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडीज। इसमें कॉन्सेप्ट है सेक्स रेशियो, द नंबर ऑफ मेल्स पर 100 फीमेल्स। इसमें न्यूमरेटर है नंबर ऑफ मेल्स इन अ कंट्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ कंट्री एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेशियो है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते। सही है, अभी तक हमने सारी चीजों को 1000 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है, मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है पाकिस्तान में? इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं एक्चुअली पाकिस्तान का सेक्स रेशियो बताऊंगी, और आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि पाकिस्तान का सेक्स रेशियो क्या है। ओके, लिटरेसी रेट क्या होगा पाकिस्तान का लिटरेसी रेट? कोई है किसी के पास कोई क्वेश्चन आंसर? चैट देखती हूँ। लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान का, किसी को बताओ। अच्छा, मुझे बताया है कि मेल ज्यादा है या फीमेल, तो कोई कह रहा है मेल ज्यादा है और मेल रेशियो होगा। अच्छा, ये आप लोग लिटरेसी रेट मुझे बता रहे हैं 50%, 70%, 3%। ओके, अच्छा पहले हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट हम कहते किसे। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है। ओके, एज 10 एंड ओवर के जितने लोग हैं उस कंट्री में, लेकिन एज 10 हो, एटलीस्ट एज 10 with the ability to read and understand simple text in any language। any language मतलब उर्दू, सिंधी, बरोही, पश्तो, पंजाबी, any single language में ability to read and understand simple text from a newspaper or magazine, or he or she can write a simple letter and perform basic mathematical calculations like, और basic mathematical calculation सिर्फ 3 है, या तो वो काउंटिंग आती है उसको उसी लैंग्वेज में, या वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हो। तो ये हमारे लिटरेसी की डेफिनेशन है। कितनी बेसिक डेफिनेशन है कि कोई सी भी उसकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें वो एक सेंटेंस विद अंडरस्टैंडिंग पढ़ ले, एक सिंपल लेटर लिख ले, और बेसिक मैथ के ऑपरेशन प्लस माइनस और काउंटिंग है वो उसको आ जाए, तो वो लिटरेट है। ही इज अ लिटरेट इन पाकिस्तान। और ये डेफिनेशन 2018 में रीडिफाइन हुई है। ओके, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 62.3%। सही है, इतनी बेसिक डेफिनेशन पे भी हमारी सिर्फ 62% पॉपुलेशन है जो फुलफिल करती है इस डेफिनेशन को। उस 62% में से 72% आर मेल एंड 51% आर फीमेल। तो हमारा एवरेज 62, लेकिन मेल्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। और इसके रीजन हम सबको पता है
कि हमारे पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट फीमेल में कम क्यों है और मेल्स में ज्यादा क्यों है। हम सब इसी सोसाइटी का पार्ट है, हम सबको इसके रीजन पता है। अब यहाँ पे हम रीजन एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे लेक्चर का टाइम जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। ये अभी का सर्वे 2018-2019 का पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है और इन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। चैप्टर 10 में इन्होंने अपने सर्वे के एजुकेशन पाकिस्तान की बताई है। ओके, एज डिपेंडेंसी रेशियो, ये सारे जो रेट और रेशियो मैं आपको बेटा एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये आप लोगों के इससे बीसीक्यूज बनते हैं और आप लोगों की ऑस्पीज बनती है। सही है, तो ये इसलिए आप बुक में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत दूर दूर मिलेंगे, स्कैटर्ड मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंसाइज करके बनाए हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इतना ईजी हो कि आप सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी सी इसमें डेवलप हो जाए। डिपेंडेंसी रेशियो जो इसका नाम है एक्चुअली वही इसका कॉन्सेप्ट भी है। डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इज अ रेशियो ऑफ पीपल हु आर जनरली नॉट इन द लेबर फोर्स, या वो डिपेंडेंट है, यानी वो लेबर फोर्स में नहीं है, वो अर्न नहीं कर रहे और वो डिपेंडेंट है, एंड दे आर डिपेंडेंट टू द वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री। सही है, जो प्रोडक्टिव पार्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो लोग जो काम नहीं कर रहे। The dependent part include the population under the age of 15 years, वो बच्चे जो 15 years से छोटे हैं, जाहिर है वो इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, एंड द पीपल ऑफ एज 65 एंड अबव, तो ये दोनों हमारे डिपेंडेंट कहलाते हैं। सही है, जो 65 से अबव है अब वो भी इतना अर्न नहीं कर रहे, यानी वो रिटायर हो चुके हैं, और 15 ईयर से छोटे तो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आए नहीं है, तो ये दोनों डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन है। प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो होते हैं जो 15 ईयर से 64 ईयर या लेस देन 65 ईयर्स तक है। सही है, 64.11 ईयर्स तक के हैं, वो हमारे प्रोडक्टिव पार्ट है। तो डिपेंडेंसी रेशियो है कि कितनी पॉपुलेशन है जो डिपेंडेंट है ऑन वर्किंग क्लास। The ratio represent the pressure on productive population produced by the dependent part of the population। वो population अच्छी होती है जिसमें productive part बहुत बड़ा हो और dependent part बहुत थोड़ा हो। सही है, तो वो पॉपुलेशन हमेशा प्रॉस्पर करती है, इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। तो जितने डिपेंडेंट होंगे पॉपुलेशन में उतना ही उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ओके, अब हम पाकिस्तान का 1 by 1 ये सारा कुछ देखते हैं। ओके, सेक्स रेशियो पाकिस्तान का एट बर्थ है 105 मेल्स फॉर एवरी 100 फीमेल्स। सही है, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है, तो आप लोगों को यही कोट करना है। लेकिन अगर मैं आपको रिसेंटली कुछ सर्वेस का बताऊं तो वो कहते हैं कि 103 मेल्स पर 100 फीमेल्स, लेकिन आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक्स फॉलो करनी है तो अभी आप 105 मेल्स पर 100 फीमेल्स लिखिए, तो हमारे यहाँ मेल्स थोड़े से अभी भी ज्यादा है। इट वॉज यूज टू बी मोर देन 110 मेल्स फॉर 100 फीमेल्स। कुछ साल पहले तक ये 110 मेल्स होते थे, 110 मेल्स फॉर एवरी 100 फीमेल्स, तो अब ये रेशियो थोड़ा सा इक्वल होता चला जा रहा है। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी आज अगर कोई मेल चाइल्ड पैदा होगा तो उसकी 66 इयर्स लाइफ होगी, और आज अगर कोई फीमेल चाइल्ड पैदा होगा तो उसकी 67 इयर्स लाइफ होगी। सही है, ये एट बर्थ है। एट 5 ईयर ये बढ़ जाती है, जिसने 5 ईयर की लाइफ गुजार ली अब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी उसकी माइनस हो। ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट इज 3.2%। इसका मतलब क्या है कि ये परसेंट में है। सही है, ये 1000 में नहीं है, इसका मतलब कि 3.2 लाइव बर्ड्स फॉर एवरी 100 रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। सही है, क्योंकि ये 100 ये परसेंटेज है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं हुआ होगा। सही, तो टोटल फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान का 3.2% है। इसका मतलब है कि 100 जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन है उसमें एवरी ईयर 3.2 बर्ड्स हो रही है, लाइव बर्ड्स, उसमें इंट्रायूट्राइन डेथ और स्टिल बर्ड्स काउंट नहीं हो रही है। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो हमारा बहुत ज्यादा है। सही है, 65.7% है हमारा टोटल डिपेंडेंसी रेशियो। इसका मतलब ये है, अगर मैंने कहीं लिखा है डिपेंडेंसी रेशियो, नहीं लिखा, डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब ये है कि हर 100 वर्किंग एज पॉपुलेशन पे 65 लोग डिपेंडेंट हैं। 65.7 66 कर लो रफली, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, यानी कि हर आदमी को अपना इकोनॉमिक बर्डन भी लेना है और उसको 6 लोगों का एक्स्ट्रा भी लेना है। सही है, 100 वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को 66 एक्स्ट्रा लोगों का बर्डन भी शेयर करना है। ये डिपेंडेंसी रेशियो है और हमारा ये बहुत ज्यादा है। ओके, बर्थ रेट है 28.2 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ये मिड ईयर पॉपुलेशन है। डेथ रेट है हमारा 7 डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। सही है, हर साल हर 1000 पॉपुलेशन में से 7 की डेथ होती है। हर साल 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन में 28 न्यू एडिशंस होते हैं बर्थ्स के। सही है, ओके,
97% ऑफ पॉपुलेशन इज मुस्लिम, हमारा मेन रिलीजन इस्लाम है, और 80 नॉन लैंग्वेजेस हमारे यहाँ है। पाकिस्तान में मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक पॉपुलेशन है हमारी पाकिस्तान की, लेकिन 6 मेजर हमारी लैंग्वेजेस हैं, और वो 95% ऑफ द पॉपुलेशन है जो वो 6 मेजर लैंग्वेजेस बोलती है, अदरवाइज हमारी 80 नॉन लैंग्वेजेस है। ओके, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है 2020 का, ये बहुत करंट डेटा है, रिसेंट डेटा है। ओके, डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है दैट इज 15 to 64 ईयर, हमारी 60% है, उसमें मेल ज्यादा है फीमेल कम है। डिपेंडेंट जो 0 to 14 एज के हैं दैट इज 35%, और जो 65 एंड अबव है दैट इज 4%। सही है, तो ये हमारी एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन है। आप देख लें कि हर एज ग्रुप में जो ओल्ड एज ग्रुप है उसमें फीमेल ज्यादा है, क्योंकि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, लेकिन जो बाकी ग्रुप्स हैं जैसे 0 to 14 ईयर्स में उसमें मेल ज्यादा है फीमेल कम है, और जो हमारा वर्किंग एज ग्रुप है उसमें भी मेल ज्यादा है और फीमेल कम है। तो हमारा क्योंकि पाकिस्तान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल की ज्यादा है, तो ओल्ड एज में हमारा ये रेशो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, अब फीमेल ज्यादा है और मेल कम है। ओके ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हमारे डेमोग्राफी की आपको बेसिक सब कुछ बता दी, ठीक है, ये इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो डेमोग्राफी एक ह्यूज टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके सारे दे दूं। अब हमारे दो कॉन्सेप्ट सिर्फ रह गए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो पहले हम ट्रांजिशन करेंगे और इसी के ऊपर बिल्डअप होता है कॉन्सेप्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड का। ओके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन आपको पता है कि चेंज इज ट्रांजिशन, है ना। ये एक मॉडल है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक मॉडल है जो कि एक साइंटिस्ट ने, वॉरेन थॉमसन ने डिस्क्राइब किया है, अमेरिकन साइंटिस्ट है, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दुनिया को बताया है, और उन्होंने ये बेस किया ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन चेंज ओवर द टाइम। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में जो चेंजेस आती हैं ओवर द टाइम, इस हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, it is based on interpretation by the scientists of the observed changes or transition in birth rates and death rates in the industrialized societies over the past 200 years and so। सही है, इन्होंने जो ओवर द सेंचुरीज इन्होंने 200-300 साल का पिछला डेटा उठाया, उनकी बर्थ रेट और डेथ रेट को देख के इन्होंने ये मॉडल बनाया। ये मॉडल है क्या? बिगिनिंग इन द लेट 1700 समथिंग रिमार्केबल हैपेंड। सही है, 1700 से पहले क्या होता था? दुनिया की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थी। आप सबको पता है कि 1800 तक पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, और पिछले 250 साल में या 225 साल में ये कहाँ पहुंच गई? 7 बिलियन। तो ये तो इस 1700 से पहले क्या होता था कि बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी ऑलमोस्ट इक्वल होता था, तो पॉपुलेशन बहुत स्लोली दुनिया की बढ़ रही थी। तो ये बर्थ्स हो रही थी बहुत सारी, लेकिन डेथ्स भी बहुत थी, अर्ली डेथ्स बहुत होती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी लोगों की, तो डेथ्स बहुत ज्यादा होती थी पॉपुलेशन में। लेकिन फिर 1700 में एक रिमार्केबल चेंज हुआ, और वो क्या हुआ कि हमारे यहाँ डेथ रेट्स कम हो गई। बर्थ रेट तो वही रही, एक्सीलरेटेड रही दुनिया में, बर्थ रेट तो वही, बहुत ज्यादा बर्थ रेट्स हैं, हर फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन डेथ रेट्स कम हुई। और ये क्यों हुई? क्योंकि देयर वाज एन इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन लैंड बढ़ गया, तो लोगों को खाने के लिए क्वालिटी फूड मिला, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी और उनकी डेथ्स कम हो गई। सिमिलरली एडवांसमेंट इन हेल्थ हुई, हेल्थ में हमें मेडिसिन मिलना शुरू हो गई। इससे पहले हर्ब यूज कर रहे होते थे लोग, तो हेल्थ में हमें एडवांसमेंट हुई, सैनिटेशन प्रॉपर हुई, कम्युनिकेबल डिजीज कम हो गए, अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल लिव थ्रू देयर एडोलसेंट ईयर एंड इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्रिएटिंग अ न्यू ट्रेजेक्टरी फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। अब डेथ रेट जब डिक्लाइन हो गया, तो बर्थ रेट तो ऑलरेडी बहुत हाई था, तो पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ना शुरू हो गई। सही है, पहले जो ऐड हो रहे थे वो माइनस भी हो रहे थे, लेकिन अब माइनस कम हो रहे हैं, ऐड ज्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन दुनिया की बढ़नी शुरू हो गई। This sudden change created a shift in understanding the correlation between the birth rate and death rate, which up to that point had been relatively equal regardless of location। दुनिया में कहीं भी कोई रह रहा था, उसकी बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा ही थे उस वक्त, लेकिन जब डेथ रेट हमारी कम हुई, population demographics have continued to evolve as a result of relationship between the death and birth rate within a country। तो हर कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट में जब चेंजेस आई, तो उनकी पॉपुलेशन में भी चेंज आ गई। ये एक मॉडल पे डेवलप हुआ, एंड इट मेक्स सेंस ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स। यूजिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, डेमोग्राफर कैन बेटर अंडरस्टैंड अ कंट्रीज करंट पॉपुलेशन ग्रोथ based on its placement within one of the 5 stages, and then pass on that data to be used for addressing economic and social policies within a country and across the nation।
इस मॉडल में 5 स्टेजेस हैं। मेरा टॉपिक आज का इस मॉडल को पढ़ाना नहीं है, ये मॉडल आप लोगों ने डेमोग्राफी के आगे वाले लेक्चर्स में करना है, लेकिन मेरा टॉपिक आज का इसका इंट्रोडक्शन देना है। तो वो 5 स्टेजेस क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की, जो किसी भी कंट्री पे अप्लाई हो सकता है, और हम ये देख सकते हैं कि वो कंट्री किस स्टेज में है, और हमें ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान किस स्टेज पे अभी स्टक हुआ है। ओके, it is based on historical population trends of 2 demographic characteristics only, birth rate and death rate. birth rate और death rate मैं आपको अच्छी तरह अभी तक बता चुकी हूँ कि ये दोनों की इंटरप्रिटेशन क्या है। सबसे पहली जो स्टेज है, स्टेज 1 है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड रेवोल्यूशन से पहले की बात है, यानी 1700 से पहले की बात है। स्टेज 1 जब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होते थे, पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहता था, अनटिल कि कोई मेजर इवेंट ना आ जाए, कोई पेंडेमिक ना आ जाए, कोई वॉर ना हो जाए, वरना पॉपुलेशन साइज पूरी दुनिया का कांस्टेंट था स्टेज 1 में। सही है, ये प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड इवेंट्स हैं, 1700 से पहले की बात। स्टेज 2 में क्या हुआ, मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू डेथ रेट कम हो गई, especially among children, while birth rate remain high. तो population दुनिया की rapidly explode हुई. Many of the least developed countries today are in the stage 2. Stage 2 में अभी भी बहुत सारी developing countries हैं, एशिया की, अफ्रीका की, तो उनमें क्या होता है कि डेथ रेट तो कम हो गई है मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन अभी नहीं इतना कॉमन हुआ पॉपुलेशन में, तो बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, चिल्ड्रन बहुत ज्यादा बॉर्न हो गए। स्टेज 3 बर्थ रेट भी अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रासेप्शन लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो बर्थ रेट डिक्रीज होना शुरू हो गया है कुछ कंट्रीज में, एंड एज अ रिजल्ट इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इंक्रीज इन वुमेन स्टेटस एंड एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यू बट एट अ लोअर रेट। यानी डेथ रेट तो रुक गया है और बर्थ रेट कम होना शुरू हो गया है। सही है, तो पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही है, सही है, ग्रो कर रही है पॉपुलेशन, लेकिन एट उस स्पीड से कम है जिसमें स्टेज 2 में स्पीड थी। सही है, पाकिस्तान अभी स्टेज 3 में है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे यहाँ डेथ रेट कम होता गया है, लेकिन बर्थ रेट को जो कम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्शन में अभी भी हिंड्रेंसेस हैं। स्टेज 4 वो है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट अगेन बहुत कम हो गया है, और यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है अगेन। अब यहाँ पे क्या है कि ना इनके यहाँ बर्थ ज्यादा हो रही है, ना इनके यहाँ डेथ ज्यादा हो रही है, और इनकी पॉपुलेशन स्टेबल है। So the countries have stronger economies, higher level of education, better healthcare, a high proportion of working women, fertility rate hovering around 2 children per woman, and most developed world is in stage 4. Now, ये जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं यहाँ पे अभी ये स्टेज 4 में एंटर हो चुकी हैं। इनकी यहाँ पॉपुलेशन नहीं इतना बढ़ रही, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो कॉन्ट्रासेप्शन भी ज्यादा अच्छा इनके यहाँ यूज हो रहा है, और पर फैमिली यूजुअली 2 चिल्ड्रन पे वो आ चुके हैं। अब पॉसिबल स्टेज 5, करंटली कोई कंट्री स्टेज 5 पे है नहीं अभी जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन इसमें क्या होता है, a possible stage 5 would include countries in which fertility rates have fallen significantly below replacement level. replacement level ये होता है कि एक कपल अपने आप को रिप्लेस करे विद 2 चिल्ड्रन। कुछ कंट्रीज ऐसी भी होंगी अब आने वाले दिनों में कि जिनमें उनके 2 चिल्ड्रन नहीं होंगे। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी कम हो गया है, और अब उनके पास क्योंकि नए जनरेशन नहीं आ रही, तो उनके पास जो डेथ रेट कम हुआ है, जो लिविंग लोग हैं वो ओल्ड एज है, एल्डरली पॉपुलेशन हो गई है, नई बर्थ नहीं हुई, तो यूथ पॉपुलेशन, जो यूथफुल पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। तो ये एजिंग पॉपुलेशन एक फिनोमेना है जो अगर हम कहें तो जापान में और अमेरिका में कह सकते हैं थोड़ा बहुत, वहां पे ये और चाइना में, क्योंकि उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी 30 इयर्स तक रखी है अपनी, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेज 5 में आ चुकी है, लेकिन उनके यहाँ हम ये फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से कम हो गया है, तो उनकी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है और यूथफुल पॉपुलेशन कम हो रही है। Okay, within the model, a country will progress over time from one stage to the next, as certain social and economic forces act upon the birth rate and death rate. Every country can be placed within this model, but not every stage of the model has a country that meets specific definition. सही है, दुनिया की 204, 206 कंट्रीज को हम इस मॉडल में कहीं ना कहीं प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी स्टेज 1 में दुनिया की कोई कंट्री नहीं है। तो ये स्टेज 1 से फॉरवर्ड हो गई है सारी कंट्रीज। स्टेज 1 क्या था कि हाई बर्थ हाई डेथ रेट थे, तो अब ऐसा नहीं है, मेडिकल नॉलेज मेडिकल टेक्नोलॉजी हर कोने तक पहुंच गई है, तो डेथ रेट डिक्लाइन हो चुकी है। सिमिलरली स्टेज 5 में पोटेंशियली कंट्रीज अभी नहीं आई,
हो सकता है फ्यू ईयर्स में हम स्टेज 5 का फिनोमेना बहुत सारी कंट्रीज में देखें, लेकिन करंटली अभी स्टेज 5 में कंट्रोवर्सीज हैं कि कुछ कंट्रीज आई हैं या आने वाली हैं। ओके, इसी से कॉन्सेप्ट डिराइव होता है, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, मेरे पास अभी है टाइम। In simple terms, the demographic dividend is the economic growth of a country. किस तरह? It may result from changes to a country's age structure. जब country का age structure change होता है तो economic growth होती है due to the shift from people living short lives and having large families to living a long life and having small families. अगर life बढ़ जाएगी, family का size छोटा हो जाएगा, because of this change in age distribution, few investments are needed to meet the needs of youngest age group and resources are freed up for what is called the economic shift. सही है, जब पॉपुलेशन में हमारी यंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक गिफ्ट होगा, ये अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक गिफ्ट है. It means that labor force is growing more rapidly than the population that is dependent on it. जब हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होती है और हमारी लेबर फोर्स की पॉपुलेशन एक्सपेंड कर जाती है, सही है, तो फिर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है फॉर दैट कंट्री. मींस कि जो हमारी लेबर फोर्स है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक चेंजेस ला सकती है, इकोनॉमी बिल्कुल चेंज कर सकती है. इसका फायदा उठाया है मलेशिया ने, कोरिया ने. कोरिया और मलेशिया ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज किया है फॉर इकोनॉमिक चेंजेस. उन्होंने अपनी यूथफुल पॉपुलेशन को इकोनॉमी में उनको प्लेस करके लेबर फोर्स में डाल के उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूम किया है. तो ये गिफ्ट है. अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन किसी कंट्री की बहुत ज्यादा हो एज कम्पेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आपको पता है लेस देन 14 ईयर्स या 15 ईयर्स एंड मोर देन 65 ईयर्स, अगर ये पॉपुलेशन किसी कंट्री की कम हो और वर्किंग एज पॉपुलेशन किसी कंट्री की बहुत ज्यादा हो या उनसे कंपैरेटिवली ज्यादा हो, तो वो इकोनॉमिक चेंज लेके आते हैं. इट क्रिएट अ विंडो फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फैमिली वेलफेयर. There are four main areas where a country can find demographic dividend. Savings ज्यादा होंगी, उस पॉपुलेशन में सेविंग ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली उन पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा. लेबर सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, मोर वर्कर्स आर एडेड टू द लेबर फोर्स इंक्लूडिंग मोर वुमेन. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगी, पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज होंगी कि अपने हर बच्चे पे वो उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, हर जगह उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके. दैट इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज हो जाएगा. सही है, जीडीपी फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, हर बंदे का जीडीपी इंक्रीज होगा तो डिक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो होगा हमारा. ओके, बैरियर क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड के? द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड आर नॉट ऑटोमेटिक. सही है, अगर किसी पॉपुलेशन में यंग एज ज्यादा है तो हम उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह सकते until reduce fertility by itself provide no guarantee for prosperity. हमें इसके लिए क्या चाहिए? We need it depend on the pace of population growth, the ability to productively employ the extra workforce and the nature of political, economical and social reforms that country adopt. हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान की बात करूँ, 40% पॉपुलेशन है जो लेस देन 20 ईयर्स या 30 ईयर्स है. तो ये अगर हम इन लोगों को डायरेक्शन नहीं दें, इनको एजुकेशन ना दें, सोशल रिफॉर्म्स ना हो, इनको हम अच्छे सक्सेसफुली इनको यूटिलाइज ना कर सकें तो क्या होगा? इनके पास स्किल्स तो होंगी नहीं, एजुकेशन नहीं होगी, तो हमने अपनी अपॉर्चुनिटी जाया कर दी. सही है, तो ये सिर्फ फर्टिलिटी रेट कम कर लेना डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, हमें इसे यूटिलाइज करना है इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म. इनको हमने अपॉर्चुनिटी देनी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देनी है, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज देनी है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज देनी है, इन सबको एम्प्लॉयमेंट देनी है, स्किल्स देने, तब जाके हमें ये फायदा करेगी पॉपुलेशन. पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान इज आल्सो गोइंग थ्रू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इज एक्सपीरियंसिंग द वंस इन अ लाइफ टाइम डेमोग्राफिक डिविडेंड. हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू हुए 15 साल हो चुके हैं. एज द वर्किंग एज पॉपुलेशन बल्जेस एंड द डिपेंडेंसी रेशियो डिक्लाइंस. हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा है, हमारे पास यंगस्टर 40% है. 40% ऑफ पॉपुलेशन में अगर आपके लेस देन 30% है, इसका मतलब पता है आप लोगों को कि कितने एक्टिव पॉपुलेशन है हमारी. One challenge Pakistan face is taking action to ensure that swelling cohort of working age people are productively employed. हमें इनको employment opportunities देनी है, हमें इन्हें skills देनी है, हमें इन्हें education देनी है, so that their number may be translated into economic benefits for the country as a whole. इस चीज का फायदा अगर हम अब देखें, कोरिया क्या होता था? अगर आप कोरिया की हिस्ट्री कभी उठा के देखें 70 ईयर्स बैक, 80 ईयर्स बैक, वो क्या पॉपुलेशन थी? कुछ भी नहीं थी, हमसे भी बैड पॉपुलेशन थी. मलेशिया को देखो कितना वो अब कितना वो हो गया है, यानी इकोनॉमिकली कितना इंडिपेंडेंट है.
तो उन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज किया है थ्रू रिफॉर्म्स, हर चीज को उन्होंने प्लान किया है और उस पॉपुलेशन को उन्होंने यूटिलाइज किया है. This is quite improbable in the absence of sound economic policies and education and skilled workers. Unless immediate measures are taken, the period of demographic dividend would end. हमारी ये population old age हो जाएगी अगर हमने इसको use नहीं किया. It would end with no significant gain and very complex situation to tackle. Having an aging population that is uneducated, untrained and little able to rely on old age में इन सबके पास अगर ये हमने इनको अच्छे से education नहीं दी, train नहीं किया, तो ओल्ड एज इनकी और बुरी होगी इसी पॉपुलेशन की जब ये कुछ सालों बाद ओल्ड एज में एंटर हो जाएगी. सही है. तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है. ओके, की पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर के. पॉपुलेशन आर डाइवर्स, हमें पता है पॉपुलेशन डिफरेंट, हर कंट्री की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कंपोजिशन डिफरेंट है. पॉपुलेशन आर हीट्रोजीनियस, सेम नहीं है. हम मल्टीकल्चरल मल्टी एथनिक पॉपुलेशन है. पॉपुलेशन चेंजेस, हमारे यहाँ इन माइग्रेशन है, आउट माइग्रेशन है, हम पॉपुलेशन का साइज चेंज हो रहा है ओवर द इयर्स. डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स एंड ग्राफ, ये अटेम्प्ट टू ऑब्जर्व द पॉपुलेशन, हम ये इन ग्राफ्स के थ्रू, इन फॉर्मूलाज के थ्रू, इन चार्ट्स के थ्रू हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रही हैं और करंटली पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है. ओके, अब मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ.